वेलकम बैक, दिस इज अमर सिंह एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड। सो गाइज, आज मैं कोई भी एंटरटेनमेंट या फिर मौज मस्ती वाला कोई वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ। तो यार, मेरे पास काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि सर आप अपने नोट्स शेयर कर दीजिए या फिर अपने नोट्स जो है वो हमें लिंक दे दीजिए या फिर हमारे साथ किसी तरह भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब से उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो यार लेक्चर जो हो रहे हैं वो इंग्लिश में कंटिन्यू होते जा रहे हैं, तो वो सब कुछ उनके सर के ऊपर से जा रहा है, तो उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत है। तो वो गाइडेंस देने के लिए मैं आज आ गया हूँ इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। और आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जी हाँ, इस सब्जेक्ट में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं आज की वीडियो कैसी होने वाली है। तो यार, वीडियो कैसी भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मुझे ये काम कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, आप ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो का आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है या फिर आपके नोट्स से फायदा होता है तो आप लाइक जरूर करना वीडियो को। इसी के साथ चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है और ये नोट्स आपको लिखने के लायक लगता है तो यार वीडियो को तुरंत पॉज करके वीडियो लिखना स्टार्ट कर दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स मैं लिंक में नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इसकी लिंक नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी नोट्स आपके डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर यार उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये बेसिक आपके सारे क्लियर्स कर देगी एनालिटिक्स के, कि एनालिटिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 1। तो आप जब बी फार्म का सिलेबस उठाएंगे और पढ़ेंगे कि उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो उसमें लिखा होगा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यार चलिए पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द application of analytic procedure to ensure that the purity, quality and safety of pharmaceutical analysis। जी हाँ, ये एक केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी हमारा एनालिसिस हो रहा है या फिर कोई भी दवाई बन रही है उसके अंदर कितनी प्योरिटी है, कितनी क्वालिटी है, कितनी सेफ्टी है, इन सब के प्रोसीजर को, इन सबको पता लगाने के प्रोसीजर को जो हम अप्लाई करते हैं उसको एनालिसिस बोलते हैं। जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं इन सब में उसे एनालिसिस बोलते हैं। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ बस यहीं पर है। It involves qualitative and quantitative analysis that consist of series of procedure for identifications, determinations, quantifications and purifications। जी इसके अंदर क्या है, क्वालिटेटिव तो होते ही हैं, साथ में क्वांटिटेटिव टेस्ट भी होते हैं, कई सारे एनालिसिस होते हैं क्वांटिटेटिव। और आई होप कि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस तो पता ही होगा। क्वालिटेटिव वो होते हैं जिनको क्वालिटी के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है एंड क्वांटिटेटिव जिसकी क्वांटिटी के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है। इसके अंदर जो है कई सारे प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, जैसे हमारा डिटर्मिनेशन हो गया, क्वांटिटेशन हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया। इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन, द मेजर एप्लीकेशन ऑफ द एनालिटिक्स इंक्लूड्स, सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है हमारी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इन मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। नंबर 1 पॉइंट हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर उसकी कैटेगरी कौन सी है उसका आइडेंटिफिकेशन करना। सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स इन मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर कंपाउंड्स कौन सा यूज किया गया है उसका डिटर्मिनेशन करना, मतलब उसका पता लगाना। थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर है। एक मिक्सचर में अगर 2 या 2 से मिक्सचर, तो यार कंपोनेंट अलग अलग ही होंगे, साफ सीधी बात है, क्योंकि एक चीज़ है तो मिक्सचर कभी नहीं कहलाएगा। मिक्सचर के अंदर जो जो कंपाउंड है उनका सेपरेशन करना या पता लगाना कि उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हम यूज़ कर रहे हैं। आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। आइसोलेशंस मतलब उसको आइसोलेट करना, प्योरीफाई करना, और स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा, जो से भी कंपाउंड उसमें यूज़ किया गया उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में पता करना। ये सब था हमारे की एप्लीकेशन क्या होती है हमारी एनालिसिस की। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल इज वाइटल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा रोल है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और सभी को पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट को पढ़ने की। Quality of drugs, its vital and those which deviate the quality aspects are referred as
सब स्टैंडर्ड। द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इज एन आउटपुट ऑफ सीरीज ऑफ एनालिसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियो मटेरियल इन प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो है हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे स्टार्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल यानी कि हमने सबसे ज़्यादा मतलब हमें देखने से क्या लग रहा है कि उसके अंदर क्या कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, तो जो हमें बेसिक कंपोनेंट हमें दिख जाए, रॉ मटेरियल हमें दिख जाए, हम उससे स्टार्टिंग करते हैं एनालिसिस की स्टार्टिंग। इन प्रोसेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन स्टेज एंड एक्सटेंड्स टिल द फिनिश प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंश्योर इन every stage of manufacturing and quality of drugs should be accordance with the standard protocol prescribed of pharmacopoeia। तो फार्माकोपिया में जो भी हमारे पास फार्माकोपिया के मैंने बता रखा है कि फार्माकोपिया जो हमारी मतलब गीता मानी जाती है हमारे फार्मासिस्ट की लाइन में यार, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। हमें कोई भी कंपाउंड बनाना है, आइडेंटिफाई करना है या फिर कुछ भी एनीथिंग, सब कुछ दे रखा हमारा फार्माकोपिया में। तो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम जो है सारे ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो रिजल्ट आता है हम उसको फिर नोट डाउन करते हैं। उस नोट डाउन के बिहाफ पे ही हमें पता लगता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है, किस स्ट्रक्चर का है, किस फंक्शन का है और बहुत कुछ इसके बारे में। क्वालिटी ऑफ ड्रग्स शुड मीट द स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू सेफ्टी, पोटेंसी एंड एफिशिएंसी। जो ड्रग्स की क्वालिटी है वो जो है क्या स्टैंडर्ड किससे रिलेट होता है, ये जो है रिलेट होता है सेफ्टी कैसी है, पोटेंसी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है। जैसे एग्जांपल के बताऊं कि कोई ड्रग्स है, अगर उसकी सेफ्टी अच्छी नहीं है तो यार वो हमारा साइड इफेक्ट बहुत बेकार छोड़ सकता है। पोटेंसी की बात करूं तो यार उसका पोटेंशियल कितना है, वो कितनी जल्दी हमारे अंदर जो बीमारी है, इम्यून सिस्टम है या फिर कितनी जल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को तगड़ा करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल कितनी है उसकी और एफिशिएंसी कितनी है, कितने दिनों तक वो काम करती है या फिर कितनी फास्ट हमें रिकवर कर देती है। हैंस all those phenomena of quality are evaluated by various quality control method। तो और कई सारे फिनोमेना होते हैं यार हमारे पास की एनालिसिस को करने के लिए, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्योरिटी व्हेन अ केमिकल इज फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज और कंटेमिनेंट्स, इट शुड बी सॉलिड केमिकल प्योर। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ऑफ adheres 100% of chemical purity during the manufacturing of process ovens with the special care in form प्रोडक्शंस प्रोसेसर। यार ये वही बात कह रहा है जब हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 में पढ़ा था कि जब हम कोई ड्रग्स बना रहे तो यार उसके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटीज जरूर आती है। तो ये वही बात कर रहा है कि कोई भी ड्रग्स के अंदर 100% एक्यूरेसी की प्योर फॉर्म नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटीज होगी। द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन सच केमिकल्स में इनटेकन यूजिंग द स्टेरिलिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द ड्रग। तो अब जिसके अंदर हमारी इंप्योरिटीज आ गई है, अब वो जो है किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। जब उसके अंदर 100% एक्यूरेसी नहीं है, मतलब 2 से 3% इंप्योरिटीज उसके अंदर है, अटेंड करती है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे इफेक्ट कर सकती है, हमारा जो कल्चरल चल रहा है उस पर कर सकती है। सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, ये सब हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक में। तो यार आपने वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म इन सब के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो सिनर्जिज्म क्या था कि हम एक चीज के लिए हम दवाई खा रहे हैं तो क्या वो दूसरा एक्शन छोड़ रहा है, जिस चीज खा रहे हैं वो तो क्योर कर दे रहा है लेकिन दूसरी कोई बीमारी या फिर दूसरा कोई डिसऑर्डर देकर के जा रहा है। तो ऐसी दवाई हमें नहीं खाना चाहिए। तो यही इसी का यूज होता है हमारे एनालिसिस में। अब एनालिसिस करके हम पता लगाते हैं उसमें कितनी % इंप्योरिटीज है, पॉइंट या पार्ट्स पर मिलियन में इंप्योरिटीज होगी तो यार चल जाता है, ज्यादा होती है तो नहीं। उसको जो है मार्केट में ड्रग्स को लॉन्च ही नहीं किया था, उसको पूरा प्योर फॉर्म में किया था, उसके बाद ही लॉन्च किया था। तो ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है यार हमारी फार्मेसी के लाइन में। ये डिफरेंट टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो यार फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है तो उसको जो है पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक्निक्स होंगे, तो हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे। तो ये हम आ गए सेकंड पॉइंट, जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर डेफिनेशन स्कोप के बाद। तो वो क्या है, डिफरेंट टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। दीज आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। तो यार इसको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा क्वालिटेटिव एनालिटिक्स और दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव। ये मैंने पहले बता दिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिटिक्स, दीज काइंड ऑफ एनालिटिक्स कंफर्म द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ कंपाउंड इन अ सैंपल टू बी एनालाइजेस। इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, जो हम कंफर्म करने जा रहे हैं, जिस चीज़ की प्रेजेंस हम कंफर्म करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं कलर रिएक्शन टेस्ट, मतलब रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा हो रहा है, लिमिट टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, और प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो दिस कैटेगरी और एनालाइजर इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव
determination of a compound in the sample, their type of analysis can be further subdivided the following classes. अब हमारा क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव यानी कि उसमें कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्वालिटी यानी कि क्वालिटी कैसी है, अब यहाँ पे आ रही है क्वांटिटी है, क्वांटिटी यानी कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, इसको जो है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सॉरी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स को 3 सब टॉपिक्स सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स, सेकंड हमारा ग्रेविमेट्रिक मेथड्स एंड थर्ड है जियोमेट्रिक्स मेथड। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है फिजियोकेमिकल्स मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, थर्ड है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड एंड फोर्थ है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड में क्या होता है यार, वॉल्यूम यानी कि इसमें कुछ नाम से पता चल रहा है कि वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है, इन वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज पैरामीटर फॉर एसे द वॉल्यूम ऑफ known strength of a solution that is required to react completely with the substance to be analyzed is measured. The quantity of analytics is determined from the volume of solution of calculation. The solution or reagent is called as titrant and the analytic is called as titrant. जी हाँ, हमें बहुत ही ज़्यादा आसान है, वैसे पढ़ने में आपको लगा कि यार मैं क्या पढ़े जा रहा हूँ, सब कुछ ऊपर से क्या होगा, तो मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा। यार सिंपल सा हम टाइट्रेशन है जो हम 12th क्लास में करते थे, जिसका हम एनालिटिक्स कर रहे हैं उसको हम टाइट्रेट बोलते हैं, और जो हमें हेल्प करता है निकालने में उसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं। द सॉल्यूशन और रिएजेंट विच इज यूज्ड इन टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज टाइट्रेंट एंड द एनालिटिक्स, जिसका हमें पता लगाना है कि उसके अंदर कितनी इंप्योरिटीज है या फिर उसका मोलर मास कितना है या फिर एनीथिंग कुछ भी हमें उसका पता लगाना है, एनालिटिक्स पता लगाना है, तो उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है क्योंकि हमारी पूरी एनालिटिक्स इसी पर डिपेंड करती है, टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट। The ideal characteristics in these methods to be considered are that the reagents selected should react rapidly with the analytic. The reaction must be completely and there should be some methods of dedication to detect the end of reaction. अब क्या है कि टाइट्रेशन में हम क्या करते थे कि हमारा जो एंड पॉइंट था उस पर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता था, उसके बाद एक ड्रॉप एक्स्ट्रा होने के बाद वो कलर चेंज करता था। सेम वही कह रहा है कि जो एंड रिएक्शन का एंड होगा उसके बाद जो हमारी रिएक्शन होगी उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है या फिर उसमें कितनी मोलर मास है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड, जी हाँ टाइट्रीमेट्रिक मेथड मैंने बता दिया क्योंकि इसमें टाइट्रेशन का यूज होता है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स को हम टाइट्रेटिक मेथड भी कहते हैं। Titrating methods are rapid and user-friendly compared to gravimetric method. Their performed volumetric method are classified into different types depending upon the type of reactions involved. The reaction which are as follows. तो इसके अंदर कई सारी reactions involve होती है, तो आइए उन reaction को हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शन थी मैं उनके बारे में बताऊं। तो फर्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, सेकंड हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन, थर्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फोर्थ रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड फिफ्थ इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यार इन सब के बारे में बात करेंगे और साथ साथ यार आप नोट्स करना बिल्कुल मत भूलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि स्क्रीनशॉट्स और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स मैं 100% कह सकता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और इसी के साथ मेरे को पता है कि आपकी क्लासेस ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है या फिर टाइम अब नहीं बचा एग्जाम्स के लिए, तो यार पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो यार मुझे फ्रीली, तुम बिल्कुल फ्री हो यार पूछने के लिए। मैं कभी भी तुम्हें रात को तुम 12 बजे मैसेज कर दो यार, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन मेथड के बारे में। तो न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा सब्सटेंस है वो न्यूट्रलाइज कितने नंबर पे हो रहा है, कितने पीएच पे हो रहा है या फिर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है टाइट्रेशन पॉइंट के, इस सब को फाइंड करते हैं हम। सेकंड हमारा नॉन एक्वस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब इन सबको हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्रेविमेट्रिक मेथड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इन ग्रेविमेट्रिक एनालिटिक्स क्वांटिटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ कंपाउंड। जी हाँ, इसको हम कैसे एनालिटिक्स करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट जितना भी कंपाउंड है उसका वेट करके फिर उसका क्वांटिटेशन करते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी ली, क्वांटिटेशन से मतलब क्वांटिटी ली, ठीक है। उसमें जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक था उसमें क्वांटिटी बात कर रहे थे लीटर में, मतलब हम उसे ब्यूरेट में नाप रहे थे, और इसको किस पे नापेंगे, अपना वेइंग मशीन से नापेंगे कि इसका कंपाउंड का बेस कितना, मतलब वेट कितना है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व आइसोलेशन एंड वेइंग ऑफ द कंपाउंड ऑफ नोन एज कंपोजिशन। इसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं और वेइंग करते हैं वेइंग मशीन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। That is persistent form. The analysis is carried out by the various processes such as precipitations, volatilizations, electronics analytics, etc. Precipitations and volatilizations are widely employed methods. सबसे ज़्यादा जो methods यूज होता है वो हमारा gravimetric analysis होता है। The time to consuming of compared to other
technique, it is useful for the examining of compound for the presence of impurities. ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा impurities है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, हमारा ये है गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड में क्या था? इन दिस मेथड द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसियस फॉर्म्स द बेसिक ऑफ एनालिसिस when a chemical reaction is carried out under the specific process, the volume of gas evolved or absorbed in the reaction is measured. The measured volume is converted to the standard condition of temperature and pressure. Gas burette or nairometer are used for the measurement of volume of गैस। जी हाँ, जब हमारी रिएक्शन हो रही है उसमें कितनी गैस हमारी निकल रही है उसको हम स्टोर करते हैं, उसका जो कंडेंस होता है उसको फिर हम नापते हैं, उसका अपना रूम टेम्परेचर और प्रेशर दे करके कि वो कितना है, फिर उसके बिहाफ पे हम रीडिंग निकालते हैं। और ये सब कुछ जो है हमारा माइक्रोमीटर में यूज़ होता है। माइक्रोमीटर यार बहुत छोटी हमारी यूनिट होती है, मीटर से भी छोटी, मीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटी, मिलीमीटर के बाद माइक्रोमीटर आती है। माइक्रोमीटर आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। एग्जाम्पल के लिए फॉर गैसेस दैट आर मेजर्ड बाय द गैसोमेट्रिक मेथड्स आर साइक्लोप्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रिक नाइट्रेट, इथाइलिन और हेलिक्स। तो ये सब मेथड्स थे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड, सेकंड पॉइंट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द फिजिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड टू एनालिटिक दिस लीड टू द क्वांटिटेशन ऑफ कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड है उसको हम कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम नापते थे कि मेजर करते थे कि उसमें जो फिजिकल है और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो कितनी है। तो इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट हैव बीन यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। तो यार कई सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। तो ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट मेथड है उसके बारे में बात करें। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसको कंडक्शियोमेट्री, इलेक्ट्रिकल करंट के बेसिस पे हमारा पोलैरिग्राफी एंड वोल्टामेट्री, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन के बिहाफ पे वो है हमारा स्पेक्ट्रोमेट्री, कैलोरीमीटर एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इन सबको हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो यार इनके नाम अपने माइंड में याद रखिए, हम 4th या 5th यूनिट में जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आता है हमारा फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट जो इमल्शन ऑफ रेडिएशन के बाद आती है। 1st to 4th तक हमारे सिलेबस में है, 5th के बाद यार हमारे सिलेबस में नहीं है, क्या पता हायर क्लास में से हो। तो 5th में है हमारा एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन स्पेक्ट्रोग्राम, पैलोरीमीटर, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, टर्बोमेट्री एंड नेफ्लोमेट्रिक, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, रिफ्लेक्शोमेट्री, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, पोलरोमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, मास ऑफ चार्ज, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जी हाँ, जो 5th से हमारा ये 10 पॉइंट तक था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नाम याद कर लेना, लेकिन 1st से 4th तक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको याद ही रखना। इसके बाद फर्दर इंस्ट्रूमेंट मेथड इन्वॉल्व अनदर एरियाज ऑफ एनालिसिस फॉर सेपरेशन पर्पस कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। जी हाँ, क्रोमेटोग्राफी हमने 12th क्लास में भी किया था। इसमें क्या था, एरिया ऑफ एनालिसिस सेपरेशन पर्पस, कि कोई भी हमारा कंपाउंड है वो कहाँ तक हमारा सेपरेट हुआ है, कितने एरिया तक सेपरेट हुआ है, उसके पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। जी हाँ, जैसे कि आपने 12th क्लास में किया था कि एक ब्लैक रंग के इंक को क्रोमेटोग्राफ पेपर के ऊपर रख दिया था, उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया था हमारे लिक्विड में या फिर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाल करके। हमने मोस्टली वाटर यूज़ किया था और उसमें क्या था कि 7 कलर एक्स वो हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे और सबकी जो है वैल्यू अलग अलग आई थी। तो ये थी हमारी क्रोमेटोग्राफी। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग डिफरेंट टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी में भी अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफ्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हाइपर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, ये काफ़ी ज़्यादा क्रोमेटोग्राफी है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि माइक्रोलॉजिकल मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द कंपाउंड स्पेशली फॉर एंटीबायोटिक्स फॉर विच आर एसेंशियल आर नॉट यूजफुल। दिस मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन वेरियस ऑफ inhibition of growth of bacteria by the substance to be analyzed in comparison with the standard compounds on the basis of respect the therapeutic and antibiotic are decided। जब भी हमारा कोई एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ भी बनने जा रहा है ड्रग्स में, तो उसमें क्या है वो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जा रहा होगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जो हम एनालिसिस यूज़ करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। इसमें जो है अलग अलग तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें होती है। इसको जो है PPM या फिर काफ़ी कम यूनिट में हम पढ़ते हैं, मतलब बहुत छोटा होता है ना इसलिए।
बायोलॉजिकल मेथड आता है हमारा, बायोलॉजिकल एसेज आर द कैरिड आउट टू ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल effect of the drug on the some types of living matters. This is all called as the bioassays. These are the recommended when the chemical or physical methods are not capable to estimate the potency of drug. Bioassays involve the measurement of various parameters including weight of tissues, weight of organs, blood parameters such as blood glucose, cholesterol. अब क्या है कि जो हमारा बायोलॉजिकल एसेज होता है भी हम पढ़ेंगे, एसेज क्या होता है और काफ़ी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल एसेज जो है उनको जो हम यूज़ करते हैं टिश्यू ऑफ ऑर्गन, जो हमारा ऑर्गन है उसके अंदर कौन सी टिश्यू है, या फिर वेट ऑफ ऑर्गन, कोई ऑर्गन का वेट कितना है, ब्लड का पैरामीटर कितना है, ब्लड में हमारा ग्लूकोज कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, यूरिया कितना है, एंजाइम कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, इन सब का पता लगाने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो यार इसी के साथ हमारा यूनिट 1 की 2 सब टॉपिक कंप्लीट होते हैं और आशा करते हैं कि यार ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स वगैरह आप कंप्लीट कर लेना, कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी यार रहे, कुछ भी छूटे, आपको मैं वो सारी नॉलेज दे पाऊँ जो मेरे पास है। वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितनी भी है मैं वो दे सकूँ यार। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं यार, कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके बाद ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो ला पाऊंगा। इसके साथ मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है यार। बाय।